हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस भाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहली जो है पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जितना कूलॉम का नियम है और उस पर आधारित जितना फार्मूला बनता है कूलॉम फोर्स, उस टोटल उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज देखिएगा, आज हम लोग को पढ़ना है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं पोटेंशियल। वैद्युतशीलता जो होता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु का, देखिएगा आप लोग देखे होंगे कि निर्वात का एक वैद्युतशीलता होता है और किसी माध्यम निर्वात या हवा को छोड़ दे, समझ रहे ना। जैसे अगर मोम ले लें, कागज ले लें, हीरा ले लें, इस टोटल का जो है वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग, जैसे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता का अनुपात जो होगा वही आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखिएगा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता हवा और निर्वात को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अगर माध्यम की वैद्युतशीलता उसमें देता है तो उसको और हवा और निर्वात की वैद्युतशीलता उसको, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। यानी कहने का मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता और हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग के अनुपात को हम लोग कह देंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता। देखिएगा, इसे लिखिएगा, इसे ER से सूचित करते हैं, ER से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, कहिएगा ER से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ER बराबर, देखिएगा E बटा E नॉट। क्या होता है, E बटा E नॉट होता है। ER बराबर E बटा E नॉट। अगर तिर्यक गुणा कीजिएगा तो E बराबर मिल जाएगा E नॉट इंटू ER। E नॉट इंटू क्या मिलेगा, कहिएगा ER मिलेगा। E नॉट इंटू क्या मिलेगा, ER मिलेगा। जहां पर देखिएगा, जहां पर फॉर्मूला में देखिएगा जो ER है कहिएगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। उसके बाद जहां पर E क्या है बताइए, कहिएगा वस्तु यानी किसी अन्य, यानी किसी वस्तु की वैद्युतशीलता लिखिएगा, किसी वस्तु की वैद्युतशीलता, किसी वस्तु की वैद्युतशीलता। अच्छा, E नॉट क्या है कहिएगा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता, निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता।
देख लिए, यानी केवल आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, जहां पर ER बराबर E बटा E नट हो जाता है। ER कहिएगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, E है किसी वस्तु की वैद्युतशीलता और E नट है निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता। कोई दिक्कत? तो आप लोग देखें कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या है और इसको क्या कीजिएगा, इंपोर्टेंट कीजिएगा। यहां से आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आता है इस फार्मूला बेस। ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अच्छा आप लोग देखिए ये कहां से आया है, इसको भी हम बता दें, बोलिए ये कहां से फार्मूला आया है। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग ये फार्मूला कहां से आया, ये भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग देखें आपेक्षिक वैद्युतशीलता में कि किसी वस्तु की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी दो चीज का यहाँ जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या हवा हो, समझ रहे हैं ना, तो लिखिएगा यदि आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या हवा हो, तो कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से आप लोग जानते हैं A बराबर 1/4 पाई E नट इंटू में क्या होता है Q1 Q2 और बटा में क्या होता है कहिएगा R², ये ना होता है जी। F बराबर 1/4 पाई नट Q1 Q2 बटा R²। क्योंकि ये हम लोग लिए हैं निर्वात या हवा के लिए, इसके लिए लिए हैं कहिएगा निर्वात या हवा के लिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या एयर यानी FA हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बल है हम लोग लिए हैं निर्वात के लिए, समझ रहे हैं ना, इसलिए ये मतलब एयर और एयर मतलब हवा, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग समीकरण 1 डालते हैं, क्या डालते हैं समीकरण 1। उसके बाद अगर देखिएगा हवा या निर्वात को छोड़ दिया जाए, कोई और माध्यम लिया जाए, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हवा और निर्वात को छोड़ दिया जाए, कोई और माध्यम लिया जाए, तो उसके लिए लिखिएगा यदि आवेशों के बीच माध्यम कागज या मोम हो तो कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई E और इंटू में Q1 Q2 और बटा में R²। अच्छा आप लोग बताइए, यहाँ पर हम E नट लिए हैं, यहाँ पर E ले लिए, क्यों? क्योंकि E नट जो है ना निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता है और यहाँ पर निर्वात और हवा को छोड़ दिए हैं, यहाँ पर कागज या मोम का बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर E ही होगा। क्या होगा? E होगा, E नट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा माध्यम है और माध्यम के लिए तो M से डिनोट किए हैं, तो FM बराबर 1/4 पाई E Q1 Q2 बटा R²। तो इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या मिलता है? आप लोग के सामने समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण यहाँ 2 है, समझ रहे हैं ना, और इसमें क्या करना है? इससे भाग दे देना है। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देना है? भाग लगा देना है। तो आइए हम लोग यहाँ लगाते हैं, तो देखिएगा जब हम लोग भाग लगाएंगे तो FA क्या बचेगा? FA और बटा में FM।
समझ रहे हैं ना जी, एफ ए बटा में एफ एम और ई भागा ई, समझ रहे हैं ना। तो 1/4 ई नॉट इंटू में क्या हो जाएगा Q1 Q2 और बटा में आर स्क्वायर बटा में यहाँ पर फिर से 1/4 ई और इंटू में Q1 Q2 और बटा में कहिएगा आर स्क्वायर। अब देखिए क्या कटने वाला है कि देखिए Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं जी बोलिए। ये 4 और 4 1/4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा क्या बचा है, कहिएगा एफ ए और बटा में एफ एम बराबर बच गया 1/ई नॉट और बटा में 1/ई, यही ना बचा है जी। अब ये हम क्या करेंगे, भाग देंगे 1/ई नॉट में 1/ई से भाग देंगे। जब भी भाग देते हैं तो ई क्या हो जाता है, पलट जाता है, नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है। तो कहिएगा एफ ए और बटा में एफ एम बराबर 1/ई नॉट और गुणे में E/1, ये ना होगा। अब देखिएगा क्या बचा है, तो एफ ए बटा एफ एम बराबर बच गया ई में 1 से गुणा कीजिएगा तो ई और बटा ई नॉट में 1 से गुणा कीजिएगा तो ई नॉट। और यहाँ पर लिखना है चूंकि एफ ए बटा एफ एम जो है किसके बराबर हो गया, कहिएगा कि आप लोग का ई आर के बराबर हो गया, किसका, कहिएगा ई आर के बराबर हो गया। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई आर और ई आर बराबर ई बटा ई नॉट, ई बटा क्या हो जाएगा ई नॉट। और यही हम लोग क्या किए थे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता का फॉर्मूला निकाले थे। बोलिए समझ में आया। कुछ नहीं करना है, आप लोग देखिएगा केवल यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र हुआ है। एक तो निर्वात या हवा का बात किया है, और अगर निर्वात या हवा को छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई माध्यम आ जाएगा, और दूसरा जो माध्यम आएगा यहाँ पर है। तो अगर आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या हवा का बात करता है तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कूलॉम के नियम से, एफ ए बराबर 1/4 नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। अब देखिएगा यदि आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या हवा ना दे और बोले कि कोई अन्य माध्यम हो, जैसे कागज दे देगा, मोम दे देगा, हीरा दे देगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन निर्वात या हवा को छोड़कर, तो आप लोग देखें कि वही फॉर्मूला केवल यहाँ ई नॉट जो था निर्वात के लिए था, केवल यहाँ पर ई हो गया। तो 1/4 ई इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब कहता है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। तो जैसे हम लोग समीकरण 1 एफ ए है, एफ ए और समीकरण 2 एफ एम, तो भाग दिए हैं Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, टोटल ऊपर नीचे कट किया है, 4 कैंसिल हो गया है, बचा है 1/ई नॉट बटा में 1/ई। आप लोग भाग दीजिएगा तो क्या बचा, एफ ए बटा एफ एम बराबर ई बटा ई नॉट। और क्या किए हैं, चूंकि एफ ए बटा एफ एम बराबर क्या हो गया है, कहिएगा ई आर। क्यों यहाँ पर ई आर क्यों आया है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि जो किसी माध्यम की जो है वैद्युतशीलता और हवा या माध्यम की वैद्युतशीलता जो होता है वो क्या हो जाता है, कहिएगा वैद्युत जो हो जाएगा, कहिएगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बराबर हो जाता है। तो ई आर बराबर ई बटा ई नॉट हम लोग लिख सकते हैं, ई बटा ई नॉट हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया। अब हेडिंग आप लोगों को डालना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत, तो हेडिंग डालिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग डालिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है,
अगर कोई भी, हम लोग जानते हैं कि कोई भी निकाय होगा वह अनेक प्रकार के या अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं कि नहीं जी। 11th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी निकाय होगा वह बहुत सारे या अनेकों आवेशों से मिलकर बना होता है, और जो आवेश होते हैं एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते रहते हैं। बात को समझिएगा, जो आवेश होते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आपस में लगाते रहते हैं, और इस अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि उसमें से कोई एक आवेश द्वारा लगाया गया जो बल होगा, उसमें से अगर एक आवेश के द्वारा जो लगाया गया बल होगा अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है, यानी उसके सदिश योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है और इस आवेश को हम लोग Q डाल देते हैं, ठीक। और देखिएगा कि इसके बगल में देखिएगा अनेकों आवेशों से मिलकर बना है, अनेकों आवेशों से मिलकर क्या किया है, ये बना है, अनेकों आवेशों से मिलकर बना है। आप लोग और भी इसमें आवेश लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसको हम लोग मानते हैं Q1, इसको मानते हैं Q2, इसको मानते हैं Q3, इसको मानते हैं Q4 और ये है Q5। समझ रहे हैं ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि इस आवेश के द्वारा जो बल लगाया जाता है, इस आवेश के द्वारा जो बल लगाया जाता है, इस टोटल आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। बात समझ में आ रही जी। यानी कि टोटल जो Q1, Q2, Q3, Q4, 5 तक है आवेश, ये टोटल बल लगाएगा इस पे Q पर, और इस टोटल को हम लोग जोड़ देंगे तो इसके द्वारा लगाए गए बल के बराबर हो जाता है। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आप लोग देखिएगा कि ये जो Q है, ये जो बल लगाया है यहाँ पर हम लोग F12 से हम लोग सूचित कर सकते हैं। आप लोग किसी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिएगा F1 Q1 यहाँ पर है तो F12, Q2 F13, Q4 Q3 क्या है कहिएगा F14, और यहाँ पर जो बल लगेगा कहिएगा F15, और इसके भी जो बल लगेगा F16। समझ रहे हैं ना। यानी इनके बीच जो है फोर्स लगेगा, इनके बीच भी फोर्स लगेगा, इनके बीच भी फोर्स लगेगा, इनके बीच भी फोर्स, यानी टोटल जो आवेश है एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, एक न एक प्रकार का बल, यानी आकर्षण बल भी लगा सकते हैं, प्रतिकर्षण भी लगाते हैं। ये टोटल आप लोग जानते हैं। तो इनके बीच जो है, इनके आवेशों के बीच जो है फोर्स लगा है, और इस फोर्स को हम लोग डिनोट किए हैं 12, 13, 14, 15, 16 से। आप लोग इतना तो समझ गए। अब देखिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई भी निकाय, कोई भी निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, और इसमें किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया बल अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। क्या हम लोग जाने कि यहाँ पर Q एक आवेश है और ये अनेक आवेशों से मिलकर बना है, और इसके द्वारा लगाया गया जो बल है
टोटल आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश जोगफल के बराबर होता है, उसको हम लोग कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। सेम वही लिखे हैं कि इस नियम के अनुसार कोई भी निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है और इसमें किसी एक आवेश द्वारा लगाए गए बल अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के जो सदिश जोगफल के बराबर होता है। पैराग्राफ चेंज करके यदि लिखिएगा, यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, या तो यहां कण डाल सकते हैं या आवेश डालिए, सबसे अच्छा रहेगा। यदि कोई निकाय n आवेशों से n कणों से, कणों ही रहने दीजिए, देखिए यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है जिन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 Qn हो, तो अध्यारोपण सिद्धांत के नियम से F बराबर हम लोग लिख सकते हैं, F कहाँ से शुरू किए हैं कहिएगा 12 से, तो F12 जोड़ F13 जोड़ F14 जोड़ F15 जोड़ F16 Fn तक हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना जी। टोटल क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। टोटल क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। टोटल क्या किए हैं कहिएगा, जोड़ दिए। कहने का मतलब देखिएगा कि ये जो F फोर्स लगा है एक आवेश के द्वारा लगाया गया बल है और ये टोटल फोर्स को हम लोग जोड़े हैं, ये अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के बराबर एक ही को हो जाता है। तो F बराबर F12 F13 F14 F15 F16 हम लोग Fn तक जा सकते हैं। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि इस फार्मूला को हम लोग और भी डेराइव कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि ये जो फार्मूला है क्या यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आएगा। ठीक, ये हो गया आप लोग का। डॉट डॉट यहाँ तक Fn है। देखिएगा आप लोग देखिए कि F बराबर कूलॉम के नियम से जानते हैं कि जो फोर्स लगता है, कूलॉम के नियम से जो फोर्स लगता है F बराबर 1/4 पाई E नॉट इंटू Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर होता है ना जी। कि कूलॉम नियम के अनुसार जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। यहाँ पर F 12 की जगह पर 1/4 पाई E नॉट, उसके बाद कहिएगा Q1 Q2 और बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं कहिएगा R स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। लेकिन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कहिएगा 12, और 12 नहीं लिखकर और अच्छा इस सदिश जो फल बोला है तो 12 का सदिश जो होता है 21 में बदल जाता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, कहिएगा 21। और आप लोग को एक चीज और बताए थे कि अगर इसका सदिश रूप पूछे कूलॉम के नियम का फॉर्मूला जो होता है तो कहिएगा यहाँ आर कैप भी हो जाता है। क्या होता है कहिएगा आर कैप। देखिएगा जो नहीं पढ़े होंगे आप लोग पिछली वीडियो में देखिएगा कि जो कूलॉम के नियम के अनुसार जो फोर्स होता है उसका सदिश रूप 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आर कैप होता है। तो यहाँ पर सदिश जोगफल के बराबर है, तो सदिश जोगफल कहने का मतलब सदिश आ गया, वेक्टर आ गया है। तो 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R स्क्वायर 21, क्यों? क्योंकि 12 का सदिश पलट जाएगा 21 हो जाएगा और यहाँ पर सदिश R कैप
और आर कैप कहने का मतलब यहाँ पर कहिएगा 21। समझ रहे हैं ना जी, ये 21 के लिए ना हम लोग लिखे हैं, यानी 12 जो आता है सदिश में 21 पलट जाएगा, 21 हो जाएगा। तो F12 के लिए हम लोग टोटल लिख दिए, प्लस अब 13 के लिए क्या हो जाएगा, कहिएगा 1/4 पाई E0 Q1 Q3 2 आ गया तो कहिएगा अब 3, और बटा में क्या हो जाएगा, कहिएगा आप लोग कि R स्क्वायर। अब 13 है, 13 किस में बदल जाएगा सदिश, कहिएगा 31 में, यानी पलट जाता है, अपोजिट हो जाता है 21। और यहाँ पर कहिएगा R कैप किसके लिए, तो कहिएगा 31 के लिए। और डॉट 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे, कहिएगा आप लोग कि 1/4 पाई E0 Q1 Qn तक हम लोग जा सकते हैं, और बटा में R स्क्वायर n और R कैप n तक हम लोग जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। अब देखिएगा आप लोग देख रहे हैं कि 1/4 पाई E0 कॉमन निकल रहा है इसमें से, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये हम नीचे वाला मिटा देते हैं, नीचे वाला हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आप लोग देखें कि इसमें से 1/4 पाई E0 1/4 पाई E0 1/4 पाई E0 टोटल में कॉमन निकल रहा है, तो 1/4 पाई E0 कॉमन निकल गया। बचा क्या, कहिएगा Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर 21, उसके बाद R कैप 21 प्लस Q1 Q3 बटा R स्क्वायर 31 R कैप 31 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, कहिएगा Q1 Qn और बटा में R स्क्वायर n और R कैप n, यहाँ तक जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी टोटल ये जोड़ हो गया, क्या हो गया, जोड़ हो गया। और आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि जोड़ को F0 से हम लोग डिनोट करते हैं, तो F वेक्टर F बराबर कहिएगा 1/4 पाई E0 और F0 इसको कहते हैं F0, और ये जो चिन्ह होता है जोड़ का होता है, एडिशन का। समझ रहे हैं ना, ये चिन्ह क्या होता है, क्या दर्शाता है, कहिएगा जोड़ का, ये टोटल जोड़े हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 या n तक हम लोग लिख सकते हैं Qn, और बटा में देखिएगा कहिएगा R स्क्वायर n और R कैप इंटू n, और यहाँ पर n कहाँ से, कहिएगा 12 से शुरू है और n तक हम लोग जा सकते हैं। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या हो गया, कहिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए कुछ नहीं किया है, ये टोटल कैलकुलेशन हम लोग जोड़ते गए हैं। 1/4 पाई E0 कॉमन निकल गया है, कॉमन निकल गया है, ये टोटल क्या है, जोड़ है। और जोड़ने का मतलब देखिएगा F0 है, और 12 से हम स्टार्ट किए हैं, इसलिए n बराबर 12, और कहाँ तक जाएगा, कहिएगा n तक जा सकता है। तो 12 से लेके n तक हम लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद Q1 और Qn यहाँ दिए हैं, Q1 Q2, उसके बाद Q2 हो गया Q3 हो गया Q4, ऐसे जाएगा, और बटा R स्क्वायर n और R कैप इंटू n। समझ ना, ये टोटल जो हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत का फॉर्मूला हो गया। उस बोलिए समझ में आया जी, चलिए लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिएगा, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। हेडिंग डालिएगा, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हेडिंग जो है आप लोग का, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करना है। आप लोग जानते हैं कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है
कूलॉम के नियम से जो फार्मूला निकाले हैं बल का वो हो जाएगा। तो स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसलिए यहाँ पर ई हम देते हैं F बराबर 1/4 यूनिट नहीं भी लिख सकते हैं तो लिखवाए K Q1 Q2 और बटा में R² होता है ना जी। ये हो गया आप लोग का स्थिर वैद्युत बल, इसका हो गया स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला। अब गुरुत्वाकर्षण का आप लोग जानते हैं Fg बराबर G इंटू M1 M2 और बटा में R², यही ना पढ़े हैं जी। 11th क्लास में पढ़ा है ना गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि F और G जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ डिनोट कर रहा है। Fg बराबर G M1 M2 बटा R²। यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल जो है कूलॉम के नियम के अनुसार निकला है, तो Fe बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R²। अब देखिए आप लोग यहाँ देखिएगा दोनों फार्मूला को ध्यान से देखिए, दोनों फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्या मिल रहा है कि ये जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स कहिएगा, स्थिर वैद्युत फोर्स, स्थिर वैद्युत बल इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ भी उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं। एक चीज हम लोग देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं, पहला हम लोग देखें। उसके बाद दूसरा देखिएगा कि यहाँ पर जो स्थिर वैद्युत बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, यहाँ अलग अलग हो गया। यानी इसमें जो स्थिर वैद्युत बल में आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में कहेंगे कि जो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दो चीज हम लोग देख लिए। तीसरा पॉइंट हम लोग को देखना है कि दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स लग रहे हैं, क्या दोनों में से कौन मजबूत है, दोनों में से कौन मजबूत है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मजबूत है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है मजबूत है, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल रहता है उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, जो पृथ्वी अपना बल लगाकर किसी वस्तु को खींचती है। लेकिन यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी चुंबक हम लोग ले सकते हैं, उदाहरण आवेश ले सकते हैं, यानी चुंबक के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है उसको स्थिर जो है स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या रख दें, पृथ्वी पर मान लीजिए कोई छोटा सा टुकड़ा है किस चीज का, एक लोहा का, यानी लोहवीय पदार्थ है जो चुंबक में सट जाए, ऐसा पदार्थ को लेंगे जो चुंबक में सट जाए, तो वह चुंबक पृथ्वी पर है और चुंबक नहीं, वो वस्तु यानी लोहा वाला जो पदार्थ होगा, वस्तु होगा, पृथ्वी पर है और चुंबक उसके पास हम लोग ले जाते हैं। तो देखते हैं चुंबक क्या करता है, उसको नीचे से उठा लेता है और अपने में सटा लेता है, देखें ना जी। तो यहाँ पर देखिए अगर गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत रहता तो वस्तु को क्या करता, ऊपर जाने देता, बताइए, कभी जाने नहीं देता। अर्थात हम लोग समझे कि स्थिर वैद्युत बल जो है, स्थिर वैद्युत बल जो है मजबूत है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मजबूत है। उसके बाद हम लोग देखें कि स्थिर वैद्युत बल में जो है आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या सिद्धांत। स्थिर वैद्युत बल में पढ़े होंगे आवेशों का संरक्षण, क्या पढ़े हैं, आवेशों का संरक्षण हम लोग पढ़े हैं। लेकिन देखिएगा इन दोनों, इसमें आवेश संरक्षित हो जाता है और इसमें द्रव्यमान संरक्षित हो जाता है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों एक क्या है कहिएगा, संरक्षी बल है। यानी इतना कंक्लूजन हम लोग निकाले कि चार गो इसमें से हम लोग तुलना किए हैं। पहला देखिएगा, लिखिएगा आप लोग, पहला लिखिएगा कि स्थिर वैद्युत बल,
स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दोनों है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का नियम का पालन करता है। दूसरा हम लोग देखें कि जो स्थिर वैद्युत बल है आवेशों के गुणनफल और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती है। स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल और गुरुत्वाकर्षण बल हेलो फ्रेंड्स, देखिए लाइट कट गया था जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम आया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत बल और आवेशों के गुणनफल के और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तीसरा हम लोग देखे कि स्थिर वैद्युत जो बल है, स्थिर वैद्युत जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत है। चौथा हम लोग पढ़े हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संरक्षी बल हैं। दोनों क्या है? संरक्षी बल। लिख लीजिए। आज हम लोग इतना ही देखिएगा। हाँ, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संरक्षी बल हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा, आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लड़कों के पास और स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और फिजिक्स जो है पढ़कर अच्छा मार्क्स लाए। समझ रहे हैं ना? और आप लोगों को बता दें कि इस चैनल का नाम रियल साइंस, लिखिएगा रियल साइंस बाय अजीत सर, रियल साइंस बाय अजीत सर। और इस चैनल से आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और 90+ आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा से पढ़िएगा तो ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कीजिए।